हेलो एवरीवन। तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉटिंघम मांगा के अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि इयान पार्टी में आकर सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। प्रेजेंट में इयान नॉटिंघम मैनर में आए हुए सभी मेहमानों को उस पार्टी में आने के लिए थैंक यू कहकर उन सभी का अपने घर में स्वागत करता है। इयान को देखकर सभी मेहमान धीमे धीमे आपस में इयान के बारे में बातें करने लगते हैं। ये देखकर इयान थोड़ा मायूस हो जाता है, पर फिर सभी मेहमानों से कहता है कि वो उम्मीद करता है कि वो सभी इस पार्टी में अच्छा समय बिताए। वहीं मेहमानों के बीच खड़ी हुई मैडेलिन इयान को उस पार्टी को अटेंड करते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाती है, पर साथ ही वो इयान के पार्टी में आने की वजह से मन ही मन बहुत खुश थी। तभी इयान मैडेलिन के पास आकर पार्टी में देर से आने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। इस पर मैडेलिन उससे कहती है कि कोई बात नहीं। फिर मैडेलिन मुस्कुराते हुए इयान को बताती है कि वो सभी बस मूवी देखने के लिए जाने ही वाले थे। मैडेलिन की बातें सुनकर इयान मैडेलिन की तरफ अपनी बाजू आगे करते हुए मैडेलिन से कहता है कि तब तो उन्हें मूवी देखने के लिए एक साथ चलना चाहिए। इयान को अपनी तरफ बाजू करते हुए देखकर मैडेलिन काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इयान को दूसरों का उसे छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए मैडेलिन थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर इयान की बाजू में अपना हाथ डालकर उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी देर इयान के साथ चलने के बाद मैडेलिन को रियलाइज़ होता है कि इयान की वो बाजू बहुत कंपकपा रही है। ये देखकर वो धीमे से इयान से पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर इयान उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से मैडेलिन को उसकी चिंता होने लगती है। इसीलिए वो इयान से कहती है कि अगर उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो उसे अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। मैडेलिन की बातें सुनकर इयान उसकी तरफ देखता है और फिर उससे कहता है कि इतने सारे मेहमानों का अकेले ध्यान रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और वो बहुत थक जाएगी। इस पर मैडेलिन इयान से कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, पर उसे इयान की फिक्र हो रही है। मैडेलिन को अपनी चिंता करते हुए देखकर इयान उसे बताता है कि वो ठीक है और वो उस मूवी को देखना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मैडेलिन खुश हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए इयान से पूछती है कि वो ये मूवी उसके साथ देखना चाहता है ना। मैडेलिन को उसे टीज करते हुए देखकर इयान उसे कोई जवाब नहीं देता है, पर मैडेलिन की बातें सुनने की वजह से इयान ब्लश करने लगता है, जिसकी वजह से उसके कान लाल हो जाते हैं। स्क्रीनिंग रूम में जाने के बाद बस्तर केतन द जनरल की मूवी पर्दे पर चलने लगती है। मूवी का नाम देखने के बाद इयान धीमे से मैडेलिन से पूछता है कि ये मूवी किस बारे में है। इस पर मैडेलिन उसे जवाब देती है कि दरअसल उसे भी नहीं पता। फिर मैडेलिन उसे बताती है कि ये आजकल के सबसे पॉपुलर डायरेक्टर की सबसे नई फिल्म है। मैडेलिन इयान से कहती है कि सभी लोग कह रहे थे कि ये एक कॉमेडी फिल्म है, इसीलिए मैं इस फिल्म को तुम्हारे साथ देखना चाहती थी। मैडेलिन को खुश देखकर इयान उससे अपनी नज़रें चुरा लेता है और फिर ब्लश करते हुए मैडेलिन को उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू कहता है। इयान की बातें सुनकर मैडेलिन भी ब्लश करने लगती है। सभी लोग मूवी को देखकर बहुत खुश थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैडेलिन भी मूवी देखकर बहुत खुश थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने इयान के लिए ये सारी तैयारियां की थी। इसीलिए मैडेलिन इयान का रिएक्शन देखने के लिए चुपके से अपने बगल में बैठे हुए इयान की तरफ देखती है। वहाँ बैठे हुए सभी लोग मूवी देखकर बहुत खुश थे, जबकि इयान बहुत ही सीरियस होकर उस मूवी को देख रहा था। ये देखकर मैडेलिन हैरान हो जाती है और इयान की तरफ देखती रहती है, पर इयान अभी भी सीरियस होकर उस मूवी को देखता रहता है। ये देखकर मैडेलिन सोचती है कि इयान बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर इस मूवी को देख रहा है। तभी अचानक से मूवी का एक सीन देखकर इयान थोड़ा सा घबरा जाता है। वहीं मैडेलिन अपने मन में सोच रही थी कि इयान के इस पार्टी में आने की वजह से ये पार्टी सक्सेसफुल रही। वो मन ही मन इयान को पार्टी में आने के लिए थैंक यू कह रही थी। फिर मैडेलिन अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि इयान इस पार्टी में आएगा, पर उसके आने की वजह से मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं गई। इसीलिए पार्टी ख़त्म होने के बाद मैं उसके पास जाकर उसे पार्टी में आने के लिए थैंक यू कहूँगी। मैडेलिन अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक से इयान के हाथ बहुत कंपकपाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ से उसकी बैसाखी छूट जाती है।
दरअसल वो मूवी सेना के एक जनरल पर बेस्ड थी, इसीलिए उसमें कॉमेडी के अलावा मूवी के आखिर में वॉर रिलेटेड कुछ सीन्स थे। मूवी के साउंड की वजह से और ख्यालों में खोए हुए होने की वजह से मडालिन को इयान की छड़ी के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और ना ही उसका ध्यान इयान की बिगड़ती हुई हालत पर जाता है। मडालिन मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश थे कि अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो शायद जल्दी ही उसका और इयान का रिश्ता भी सुधर जाएगा और वो आखिरकार धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे। तभी अचानक से स्क्रीन पर एक टैंकर को दिखाया जाता है और फिर एक धमाके की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से मडालिन अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है और अपनी बगल की सीट पर सहम कर बैठे हुए इयान को देखती है। दरअसल उस टैंकर और धमाके की आवाज़ की वजह से इयान को अपनी वॉर के समय की याद आती है, जिसमें टैंकर की वजह से हुए एक धमाके की वजह से इयान की एक टांग काफ़ी जख्मी हो गई थी और इसी वजह से वो अपनी एक टांग से लगभग अपाहिज ही था और वहीं उसका आधा चेहरा भी उसी धमाके से बचने की कोशिश में जला था। उस वॉर के ट्रॉमा की वजह से इयान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत बुरे तरीके से कंपकपा रहा था और उसके मुंह से थूक भी निकल रहा था, मानो वो सांस लेने के लिए अपना मुंह खुला रखने की कोशिश कर रहा था। इयान की ऐसी हालत देखकर मडालिन बहुत घबरा जाती है। वहीं पार्टी में आए हुए सभी लोग इयान को ऐसी हालत में देखकर बहुत हैरान थे। मडालिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इयान की मदद करने के लिए क्या करे। इयान बहुत ज़्यादा दर्द में लग रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से होश में भी नहीं था। इसीलिए मडालिन वहाँ खड़े हुए लोगों से मदद मांगती है। मडालिन अकेले उसे संभाल नहीं पा रही थी और इयान को दर्द में देखकर मडालिन भी बहुत दुखी थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मडालिन लगातार बार बार वहाँ खड़े हुए लोगों से मदद मांग रही थी, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और सभी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी एक आदमी उस कमरे की लाइट्स ऑन करता है और फिर मडालिन के पास आता है। मडालिन जो उस वक्त इयान को संभालने की कोशिश कर रही थी, उस आदमी के कदमों की आहट सुनकर उसकी तरफ मुड़कर देखती है। तभी वो आदमी थोड़ा नज़दीक आकर मडालिन से कहता है कि प्लीज़ वो थोड़ा शांत रहे। फिर वो आदमी अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहनते हुए मडालिन को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसके पति अर्ल इयान नॉटिंघम के सिम्टम्स देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उसे टाइप ए सीजर हुआ है। इसीलिए उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके पति को फिर से स्टेबलाइज्ड कंडीशन में लाने की है। काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होने और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से मडालिन भी पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं थी। इसीलिए वो बस खड़े होकर उस डॉक्टर की बातें सुनती रहती है। वो डॉक्टर वहाँ खड़े हुए कुछ लोगों को इयान को उठाकर उसके बेडरूम में ले जाने के लिए कहता है। उस डॉक्टर की बातें सुनकर भीड़ में से दो आदमी आगे आकर इयान को उठाते हैं और उसे सहारा देकर अपने साथ वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर उन दोनों से कहता है कि इस वक्त इयान गलती से अपनी जीभ पर दांत मार सकता है, इसीलिए उसके मुंह में एक रुमाल रख दो। वो दोनों आदमी उस डॉक्टर की बातें सुनने के बाद इयान को वहाँ से ले जाते हैं। फिर मडालिन उस आदमी के पास आकर उससे पूछती है कि आपने अभी कहा कि आप एक डॉक्टर हो। मडालिन अभी भी काफ़ी नर्वस और घबराई हुई लग रही थी। तभी वो आदमी अपना चश्मा ठीक करते हुए मडालिन की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं न्यूरोसाइकेट्री का डॉक्टर हूँ। ऐसा कहकर वो मडालिन को अपना कार्ड देते हुए बताता है कि वो लॉर्ड आर्लिंगटन का सबसे बड़ा बेटा कॉर्नल आर्लिंगटन है। उस आदमी का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद और उसका साइकेट्रिस्ट होने का कार्ड पढ़कर मडालिन को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि वो आदमी सच में ही डॉक्टर है। फिर मडालिन कॉर्नल आर्लिंगटन से कहती है कि वो इस बात से बहुत खुश है कि उनकी मदद करने के लिए इस वक्त वो भी यहाँ पर था। प्रेजेंट में मडालिन उस दिन नॉटिंघम मैनर में इयान के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद अपने घर वापस आ गई थी। वो एक कमरे में अंधेरे में सोफे पर अपने मुंह के बल लेटी हुई थी और बाहर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। फिर मडालिन अपने आप से कहती है कि उनकी पिछली ज़िंदगी में उस दिन स्क्रीनिंग रूम में मूवी देखते वक्त इयान को अचानक से दौरा पड़ने के बाद उस आदमी कॉर्नल आर्लिंगटन के हमारी मदद करने के लिए आगे आने की वजह से मुझे बहुत राहत मिली थी, पर उस वक्त मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि यही बात मुझे मेरी मौत तक ले जाएगी। अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में ये सब याद करके मडालिन बहुत उदास थी, पर तभी अचानक से उसे किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से मडालिन काफ़ी घबरा जाती है और सोफे से उठकर बैठ जाती है।
मडालिन अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखने लगती है जहां से वो आवाजें आ रही थी। फिर मडालिन कहती है कि जल्दी ही एक बार फिर से 28 जून 1914 की तारीख आ गई और साराजेवो में 2 गोलियां चलाई गई और इसके साथ ही मेरी इस जिंदगी में भी एक बार फिर से वॉर की शुरुआत हो गई। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।